गरीब इंद्रेश उत्तमपुर कहकर एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला, बीवी उषा और दो छोटे बच्चे हप्पू और मिंटी के साथ रहा करता था। 1 महीने पहले ही इंद्रेश के पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। वो एक बंगले में नौकर था। वहीं उसकी बीवी उषा घर पर फूल हार बनाकर उन्हें मंदिर के बाहर बेचा करती। कभी कभी सास शकुंतला भी उषा की हार बनाने में मदद कर दिया करती। हप्पू और मिंटी दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते। उनका घर कच्चा था, वो मिट्टी का बना हुआ था और उन्हें गर्मी में उसमें बहुत राहत मिलती है। इंद्रेश जी, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसीलिए हमें इस मिट्टी के मकान में ठंडक मिल रही है, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले ही हमें पक्की ईंट का मकान बनाना होगा, वरना हमारा ये घर बारिश में बचेगा नहीं। हाँ लल्ला, उषा बहू बिल्कुल सही कह रही है। जी माँ, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है। बारिश शुरू होने से पहले ही हम ईंट का मकान बनवा लेंगे और उसमें एक सुखमय जीवन बिताएंगे। इंद्रेश जिस सेठ के यहाँ काम पर था वो बहुत क्रूर और कंजूस था। धन दौलत तो उसके पास भरपूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एक पैसे का हिसाब रखता था और दिल खोलकर किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन उसके सेठ लखन उसे उसकी तनख्वाह देते समय, ये ले इंद्रेश, तेरी तनख्वाह, जा ऐश कर। लेकिन जब इंद्रेश उन पैसों को गिनता है तभी वो कम होते हैं। ये क्या साहब, ये पैसे तो कम है। हाँ, तो पिछले महीने तू 2 दिन छुट्टी पर भी था ना, और 1 दिन हाफ डे किया था तूने। साहब, तभी मेरे पिता का देहांत हुआ था। आप उस समय का भी हिसाब काटोगे? इतने निर्दयी मत बनिए साहब, मैं एक गरीब हूं, मेरे लिए एक एक रुपया बहुत मायने रखता है। ज्यादा बकर बकर मत कर। तेरे पिता का देहांत हुआ तो उसमें मैं क्या करूं? जिस दिन तूने छुट्टी ली उस दिन के हिसाब मैं तो काटूंगा ही ना। तभी उतने में वहां पर लखन का बूढ़ा पिता गिरधर वहां आ जाता है। क्यों बहस कर रहे हो लखन? इंद्रेश के पिता का देहांत हो गया था, कह रहा है ना वो। और देखा जाए तो ऐसे बहुत बार हुआ है जब इंद्रेश ने हमारे यहाँ ओवर टाइम काम किया है, लेकिन उसने उन पैसों का कभी मांग नहीं की। पापा, आप अपने भजन कीर्तन में व्यस्त रहो, ये सारा कामकाज मैं संभाल सकता हूँ। जाओ अभी। लखन इंद्रेश को कम पैसे ही देता है। बेचारा इंद्रेश अब बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे वो खर्च चला लेते हैं। इंद्रेश हर महीने में आधे पैसे ईंट का पक्का घर बनाने के लिए साइड में निकाल कर रखता है। एक दिन जब उषा मंदिर के बाहर हार बेच रही होती है, तभी वहां पर गिरधर आता है और वो उससे हार खरीद कर उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है। काका, मुझे सिर्फ हार के ही पैसे दो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। ये लीजिए, वापस रख लीजिए इन्हें अपने पास। उषा बिटिया, मैं जानता हूँ इंद्रेश और तुम दोनों मिलकर कितनी मेहनत और मशक्कत करते हो अपने परिवार को संभालने के लिए। ये पैसे रख लो बिटिया, अगर तुम मुझे अपना पिता मानती हो तो। ठीक है काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। जुग जुग जियो बिटिया, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी काका। गिरधर बहुत ही नेक और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। दिन बीतते गए, इंद्रेश अपने ईंट के मकान के सपने को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा करता गया। लेकिन एक दिन अचानक से बिन मौसम तूफान आ जाता है, जिसमें इंद्रेश का मिट्टी का कच्चा घर टूटकर बिखर जाता है। उसका सारा सामान उस तूफान में तबाह हो जाता है। उसने जो पैसे जोड़े थे वो भी खराब होकर उस बारिश में कहीं बह जाते हैं। इंद्रेश और उसके परिवार पर दुखों की बिजली गरज पड़ती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा सामान, मेरे पैसे, सब कुछ बर्बाद हो गया। लल्ला, अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस जगह से चले जाएं और किसी सुरक्षित जगह पर रुकें, वरना ये तूफान हमें भी ले डूबेगा। इंद्रेश और उसका परिवार उस तूफान से संघर्ष करते हुए एक सुरक्षित जगह पर रुक जाते हैं। वो लोग अगले दिन एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। जी, अब जो हो गया सो हो गया। हम कल रात के समय में वापस जाकर सब कुछ फिर से ठीक नहीं कर सकते। हाँ उषा, कल रात के बिन मौसम बारिश के कारण हमारा मिट्टी घर बर्बाद तो हो गया, लेकिन
मैं अब भी हिम्मत नहीं हारूंगा। अभी भी बारिश के महीने की शुरुआत में 2 हफ्ते बाकी हैं। इन 2 हफ्तों में मैं कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर करके रहूंगा। मैं तो कहती हूँ तू अपने सेठ से कुछ पैसे मांग कर देख। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इंद्रेश काम पर आकर लखन को सारी बात बताता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन तभी लखन उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो तब तेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चल अभी के अभी निकल जा यहां से, और आज के बाद काम पर मत आना। तो जैसे लालची और लोभी नौकर को मैं अपने घर पर नहीं रख सकता। क्या पता तू चोरी भी कर ले कल को। साहब, साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो बस आपसे एडवांस में पैसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे मुझे यूं काम से मत निकालिए। मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, मैं उनको कैसे संभालूंगा? मालिक, थोड़ा तो रहम कीजिए ना साहब, मेरे ऊपर रहम करिए, गरीब पर रहम करिए साहब। अबे बंद कर तेरी ये फालतू की बकवास। चल दफा हो जा यहां से। लखन इंद्रेश को घर से बाहर निकाल देता है। ये सब गिरधर देख लेता है और रात में गिरधर इंद्रेश की झोपड़ी पर आता है। बड़े बड़े साहब, आप मेरी झोपड़ी में कैसे? उषा, बहू, उनके लिए वो बांस की कुर्सी तो ला। नहीं नहीं शकुंतला बहन, मैं ठीक हूं ऐसे ही। ये लो इंद्रेश बेटा, ये पैसे देने आया था मैं तुम्हारे पास। ये पैसे? ये किसके पैसे हैं? और आप मुझे क्यों दे रहे हो बड़े साहब? इंद्रेश बेटा, ये पैसे मेरे हैं, लखन के नहीं। इन पैसों से तू अपने लिए एक पक्का घर बनवा ले। मैं तुझसे लखन की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। पता नहीं कैसे मेरी ही औलाद होकर भी इतना क्रूर और निर्दयी बन गया है वो। लेकिन बड़े साहब, मैं इन पैसों को नहीं स्वीकार कर सकता। आप इन्हें अपने पास ही रखिए। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा है साहब। इंद्रेश, तुझे ये पैसे रखने ही होंगे। तेरे पास जब भी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तभी तू मुझे ये लौटा देना बेटा। लेकिन लेकिन बड़े साहब, मैंने कहा ना एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े साहब। इंद्रेश गिरधर के दिए हुए पैसों को स्वीकारता है और उनसे वो अपने हाथों से एक सुंदर सा ईंट का पक्का घर बनाता है। वो घर वाकई में काफी खूबसूरत होता है। उसे इंद्रेश और उषा ने मिलकर सजाया होता है। लोग उसकी तस्वीरें खींचते और देखने वाले तो देखते ही रह जाते हैं। उसके घर की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद इंद्रेश को पक्के घर बनाने के कई सारे ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं और वो खूब पैसे कमाने लगता है। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे कमाकर वो गिरधर को पैसे लौटाने के लिए लखन की गैर मौजूदगी में बंगले पर जाता है। तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? बड़े साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ भाई, उनका 16 दिन पहले ही देहांत हो गया। लखन साहब अभी दफ्तर पर गए हैं। गिरधर के देहांत के बाद सुनकर इंद्रेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उस दिन खूब रोता है, फूट फूट कर रोता है। इंद्रेश गिरधर की याद में उन पैसों से एक अनाथ आश्रम खोलता है, जिसमें गरीब मुफ्त में पढ़ लिख सकते हैं और खा भी सकते हैं। वो अपने जीवन में खूब आगे जाता है और कुछ सालों बाद वो खुद एक बड़े बंगले का मालिक बन जाता है। रंजनपुर कहकर एक गांव में सुधीर नामक एक गरीब आदमी का ढाबा था, जहां वो स्वादिष्ट खाना बनाकर पैसे कमाता। उसका भाई राजेश भी उसकी इस काम में मदद करता। लेकिन इस बार गर्मी का कहर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग दिन में अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते और ग्राहक अगर ढाबे में आना भी चाहें तो भी वो नहीं आते, क्योंकि दोपहर के समय ढाबा भी बहुत गर्म हो जाता और उस तड़कती भड़कती गर्मी में खाना खाना कोई पसंद नहीं करता। राजेश और सुधीर दोनों भाई बहुत दुखी हो जाते हैं। इस बार इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है, इस गर्मी के कारण ही हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अब इस परेशानी का क्या तोड़ निकाले हम सुधीर भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
अब क्या ही करें राजेश, हमें तो अब गर्मी के खत्म होने का इंतजार करना होगा। अब हम इतने अमीर तो हैं नहीं जो अपने ढाबे पर एसी या कूलर लगाएं। हाँ भैया, आप सही ही कह रहे हैं। सुधीर और राजेश विचार करते हैं कि वो दोनों अब ढाबे को बंद करेंगे और कुछ नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन तभी सुधीर की बीवी अमृता और राजेश की बीवी जानकी उन्हें रोकती है। सुधीर जी, देवर जी, ये आप दोनों क्या करने जा रहे हो? आपको पता है ना ढाबे को बंद करने के बाद हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अब हम और क्या ही कर सकते हैं भाभी। जो नुकसान अब हम रोज झेल रहे हैं उससे तो अच्छा है कि एक बार में ही सारा नुकसान झेल लें। हाँ अमृता। नहीं जेठ जी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। हम अब ढाबे पर कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे ढाबा ठंडा रहे और उस ठंडक का एहसास लेने के लिए लोग हमारे ढाबे में आए। जानकी और अमृता दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ढाबे के चारों तरफ की खिड़कियों पर गीला कपड़ा टांगती हैं, जिसके चलते पूरा ढाबा ठंडा रह सके। और सच में ढाबा ठंडा हो जाता है। अरे वाह, इस पुराने नुस्खे से तो सच में ढाबे में ठंडक आ गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सुकून भी महसूस हो रहा है। देखा, हम देवरानी जेठानी हैं ही कमाल के, क्यों जेठानी जी? हाँ जानकी। लेकिन अमृता और जानकी के इस नुस्खे के बाद भी ढाबे में ग्राहक नहीं आते, जिस कारण राजेश और सुधीर फिर से उदास हो जाते हैं। ये क्या, अब तो ढाबे में ठंडक होने के बावजूद भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। लगता है अब हमें ढाबे का फैसला ले लेना चाहिए। यूं रोज रोज का नुकसान हम कब तक झेलते रहेंगे भैया। अभी तो गर्मी बस शुरू ही हुई है, अब और कितना लंबा समय बाकी है। ऊपर से हमारी बोनी भी नहीं हो रही है। हाँ राजेश, अब तो ढाबे पर ताला लगाने के सिवाय हमारे पास और कोई पर्याय बचा ही नहीं है। सुधीर और राजेश अपना ढाबा बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर पर ही रहने लगते हैं। सुधीर और राजेश की बूढ़ी माँ अनुजा कहती हैं, चिंता मत करो बच्चों, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब ठीक होगा तो पहले से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन करो बेरा, बस ऊपर वाले पर अपना विश्वास कम मत होने देना। राजेश और सुधीर दोनों को घर चलाने के लिए काम करना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो दोनों कई जगहों पर जाकर काम ढूंढते हैं, कई जगहों पर जाकर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें एक भी जगह काम नहीं मिलता। वो दोनों इस बात से बहुत निराश हो जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से इस भीषण गर्मी में काम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक काम नहीं मिला। क्या दिन आ गए हैं। पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे बीतेंगे। मुझे तो बहुत चिंता सता रही है अभी से। एक दिन सुधीर एक अखबार में एक कुकिंग कंपटीशन के बारे में पढ़ता है। अरे वाह, एक कुकिंग कंपटीशन, और जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 35 लाख रुपए। ये तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। भैया, आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा। ये कंपटीशन आपके लिए है भैया। हाँ जेठ जी, राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कंपटीशन आपके लिए है, क्योंकि आप जैसा बढ़िया और स्वादिष्ट खाना कोई बना ही नहीं सकता। जा बेटा जा, जीता। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, फिर चाहे तू कहीं भी चला जाए। ये खास मौका अपने हाथ से जाने मत देना सुधीर जी। इस कंपटीशन को जीत कर ही आना। घर वाले सुधीर को कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सुधीर उस कंपटीशन में भाग ले लेता है। वहाँ पर देश के बहुत बड़े बड़े जजेस आते हैं और एकदम राजसी सजावट की गई होती है। सुधीर बहुत घबराया हुआ था। नमस्ते। आज इस प्रतियोगिता में जो व्यक्ति सबसे अनोखी, सबसे स्वादिष्ट और सबसे लजीज खाद्य पदार्थ बनाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। तो अब आप सभी का समय शुरू होता है। अब सुधीर ने अपने साथ माता रानी की छोटी सी मूर्ति लाई होती है, जिसे वो अपने साथ रखकर खाना बनाता है। वो भगवान का नाम लेता है और शुरू हो जाता है। सभी प्रतियोगी जी जान लगा देते हैं। वहाँ सुधीर का परिवार उसकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहा होता है और जब नतीजा सुनाने की बारी आती है तब सभी जजेस को सुधीर के डिशेस ही बहुत पसंद आते हैं और सुधीर वो कुकिंग कंपटीशन जीत जाता है और उसे पूरे 35 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। जज अखिलेश को सुधीर का खाना बहुत पसंद आता है। सुधीर, कहाँ छुप बैठे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है क्या इस बात का कि तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो? तुम हीरा हो, हीरा। धन्यवाद अखिलेश सर। आप जैसे नंबर 1 मास्टर शेफ के मुंह से ये तारीफ सुनकर तो मेरा खाना बनाना सार्थक हो गया।
तुमने पुराने जमाने के महाराजाओं के जमाने की खोई हुई डिशेस बनाई हैं। मीठे से लेकर तीखे तक, खट्टे से लेकर कड़वे तक, हर एक चीज एकदम परफेक्ट है तुम्हारी। सुधीर, मैं तुम्हारे साथ एक कुकिंग शो बनाना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? ये सुनकर तो सुधीर की खुशियां सातवें आसमान पर होती हैं। वो तुरंत हाँ कह देता है। जी सर, मैं आपके साथ कुकिंग शो करने के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य ही होगा। ग्रेट देन। सुधीर अब अखिलेश के साथ कुकिंग शो बनाता है और वो उसमें तरह तरह के पदार्थ बनाता है। और तो और कंपटीशन में जीते 35 लाख रुपयों से वो गांव में अपने रेस्टोरेंट भी बनाता है, जिनमें कूलर्स और एसी लगे हुए होते हैं। जानकी, माँ, भाभी, जल्दी आइए, सुधीर भैया टीवी पर आने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। सुधीर के परिवार वाले उसका कुकिंग शो देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हमें जरूरत होगी थोड़ी चुकंदर रस और पुदीने की। ये रेसिपी करीबन 674 साल पुरानी है, जब राजा गोविंदनाथ ने अपनी बेटी के लिए ये बनाई थी। हाय, नजर ना लगे मेरे बेटे को। थू 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 थू। आखिरकार इन्होंने कर दिखाया। सुधीर की तरक्की देखकर राजेश को अब जलन होने लगती है और वो जायदाद का बंटवारा करने की बात करता है। ये तू क्या कह रहा है राजेश? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ भैया, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है। मुझे बस अपना हिस्सा दे दीजिए और जानकी और मुझे अलग रहने दीजिए। राजेश की ये बात सुनकर सुधीर, अमृता और अनुजा को बहुत बुरा लगता है। राजेश और जानकी दोनों अलग हो जाते हैं और अपना जीवन यापन खुद करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ राजेश और जानकी को जलन के बदले अपनों की कमी महसूस होने लगती है और वो दोनों फिर से अपने घर लौट आते हैं और राजेश और सुधीर दोनों भाई फिर से एक साथ मिलकर अपने रेस्टोरेंट को संभालते हैं। और सुधीर अपने कुकिंग शो से बहुत मशहूर हो जाता है और आगे जाकर वो भी एक मास्टर शेफ बन जाता है। मोहनपुर कहकर एक गांव में नित्यानंद नामक एक आदमी अपनी बीवी वर्षा संग रहा करता था। नित्यानंद का गांव में एक ढाबा था, लेकिन उसके ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आते, जिस कारण वो बहुत चिंताग्रस्त रहता। अब हमारे गांव में रहते ही कितने लोग हैं जो हम ज्यादा ग्राहकों के आने की आशा करें, और ऊपर से आपने ढाबा भी ऐसी जगह खोला है जहां आसपास इतने घर भी नहीं हैं और गांववासी इस तरफ ज्यादा आते भी नहीं। मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी वर्षा। अब मैं इस ढाबा को खरीद कर फंस गया हूं, लेकिन नहीं, मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूंगा। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही निकालूंगा अपने ढाबे को आगे बढ़ाने के लिए। नित्यानंद निरंतर हिम्मत जुटाता रहता। वो अपने ढाबे के पोस्टर्स और पैम्फलेट भी छपवाता और गांव में बांटता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ढाबे पर बस इक्का दुक्का लोग ही आते। नित्यानंद को अब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है, जिससे वर्षा भी परेशान हो जाती है। नित्यानंद जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, इस ढाबे को बेच दीजिए और कोई नया काम शुरू कीजिए, क्योंकि हम यूं ही अच्छे दिनों का इंतजार करते करते उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे तो और डूब जाएंगे। हाँ वर्षा, शायद तुम सही ही कह रही हो। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि मेरे ढाबे का कुछ भविष्य हो सकता है। मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। नित्यानंद एक आदमी को अपना ढाबा बेच देता है और अब वो घर पर ही रहने लगता है। मैं तो कहती हूँ अभी कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लीजिए, उसी में पैसा है। अब खुद का बिजनेस डालने के बारे में बाद में सोचना। हाँ वर्षा, मैं कल से ही नई नौकरी की तलाश शुरू करूंगा। ऊपर वाले की दया से मुझे कोई अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल जाए बस। अगले दिन से नित्यानंद नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन जहां जहां वो जा चुका था सभी ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। जब उसे भूख लगती है तभी वो एक ढाबे में जाकर पाव भाजी खाता है। उस समय वहां पर एक आदमी उस ढाबे के मालिक से बात कर रहा होता है। जी हाँ महेश्वरी साहब, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक हाईवे ढाबा खोलूं। अरे हाँ, ये तो एकदम बेस्ट आइडिया है। हाईवे पर सफर करने वाले लोग रुक कर खाना खाने आएंगे। गांव में तो वैसे भी इतने लोग नहीं हैं, लेकिन हाईवे पर तो बहुत अच्छे से कमाई होगी। उन दोनों की बातचीत सुनकर नित्यानंद के दिमाग में भी ये ख्याल आता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही अच्छा विचार है। क्यों ना मैं भी एक हाईवे ढाबा खोल लूं। मैं घर जाकर वर्षा से इस बारे में बात करता हूँ। नित्यानंद घर जाकर वर्षा को सारी बात बताता है। तभी
अरे हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। हाईवे पर तो हर आधे घंटे में सफर करने वाले रुककर खान पान करते हैं। नित्यानंद जी, हाईवे ढाबा खोलने का ये विचार बहुत ही सही है। चलो ऊपर वाले का नाम लेकर ढाबे की शुरुआत करते हैं। नित्यानंद और वर्षा दोनों ही हाईवे पर ढाबा खोल लेते हैं, जिसका नाम वो देसी तड़का ढाबा रखते हैं। नित्यानंद का हाईवे ढाबा 2 से 3 दिनों में ही अच्छे से चलने लगता है, लेकिन नित्यानंद के आ जाने से उस हाईवे का दूसरा ढाबा जो होता है वो ठीक से नहीं चल पाता। उस ढाबे का मालिक विनोद और उसकी बीवी कजरी दोनों ही नित्यानंद और वर्षा के ढाबे से जलने लगते हैं। हैं? जब तक हम इस हाईवे पर अपना ढाबा चलाते थे तब तक सब खुशहाल मंगल था, लेकिन जब से ये नित्यानंद ढाबे वाला यहाँ आया है हमारी तो खुशियों पर ही ग्रहण लग गया है। और नहीं तो क्या, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर वो स्वादिष्ट खाना बना सकती है तो हम भी कोई अनाड़ी थोड़ी हैं। हम भी दिखा देंगे उसे कि हम कितने तगड़े खिलाड़ी हैं। हाँ। हाईवे पर रुककर खाना खाने वाले ग्राहकों को नित्यानंद के ढाबे का खाना ही पसंद आता और वो लोग विनोद के ढाबे में नहीं जाते। विनोद का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। वहीं नित्यानंद और वर्षा दोनों ही ढाबे की तरक्की से बहुत खुश होते हैं। आखिरकार हमारे अच्छे दिन आ ही गए नित्यानंद जी। अब आप देखना कैसे हमारा ढाबा मशहूर हो जाता है। हाँ वर्षा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बस सब कुछ यूं ही रहे। ये देखिए, मैं ये नजर बट्टू लाई हूँ। इसे हम हमारे ढाबे के बाहर लगा देते हैं ताकि हमारे प्यारे से हाईवे ढाबा को किसी की नजर ना लगे। हाँ हाँ वर्षा, ये सही रहेगा। अच्छा हुआ जो तुम ये नजर बट्टू ले आई। वर्षा ढाबे के बाहर उस नजर बट्टू को लगा देती है। वहीं विनोद और कजरी ये सब देख रहे होते हैं और उनका पारा और भी हाई होता जाता है। ये दोनों तो हमारे रास्ते का कंकड़ बन चुके हैं। अब हम इन्हें यहाँ से कैसे भगाएं? कजरी, चिंता मत करो विनोद जी, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है जिससे ये दोनों 100% यहाँ से भाग जाएंगे और वो भी खुद की मर्जी से। क्या क्या बात कर रही हो? लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा कजरी? ये दोनों तो चुंबक की तरह चिपक चुके हैं यहाँ डेरा जमाकर। सुनिए, रात में जब ये दोनों ढाबे को बंद करने जाएंगे तभी मैं एक भोंपू में भूतिया आवाज निकाल कर इन्हें डराऊंगी और धमकाऊंगी, जिससे इनको सब सच ही लगेगा और फिर ये दोनों सच में ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। अरे वाह कजरी, ये तो बहुत ही सॉलिड आइडिया है। ये तो पक्का काम करेगा। रात में जब नित्यानंद और वर्षा दोनों ही ढाबे को बंद करने जा रहे होते हैं तब अचानक से ढाबे की लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं और उन्हें पायल की छन छन आवाज भी सुनाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है नित्यानंद जी? और ये लाइट्स, इन्हें क्या हो रहा है? अरे मुझे भी नहीं समझ आ रहा है वर्षा कि आखिर ये सब किसका संकेत है। कजरी भोपू से डरावनी आवाज निकालती है। क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है इस ढाबे में, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता कि ये हाईवे मेरा है। मैं एक हाईवे वाली चुड़ैल हूँ। नहीं। और अगर कल रात से पहले तुम दोनों अपने इस मनहूस ढाबे को बंद करके यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। समझ गए तुम दोनों, मूर्ख कहीं के। विनोद गुलेल से कंकड़ की गोली चलाता है और उसका निशाना सीधे ढाबे के नजर बट्टू पर लगता है, जो टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारा नजर बट्टू भी टूट गया। मतलब ये सब हकीकत में हो रहा है। ओह, हाँ चुड़ैल जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई जो आपके हाईवे पर ढाबा खोल दिया हमने। हाँ चुड़ैल जी, हम कल सुबह ही ढाबा बंद कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें बख्श दो। ठीक है। डर के मारे नित्यानंद और वर्षा दोनों ही सुबह सवेरे अपने ढाबे का सारा सामान एक ट्रक में भरकर उसे खाली करते हैं। नित्यानंद बहुत भावुक हो जाता है। एक इसी ढाबे से आस थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहेगी। जी आप ज्यादा मत सोचिए, ढाबे को यहाँ चालू रखेंगे तो वो हाईवे वाली चुड़ैल हमें मार डालेगी, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। दिल पर पत्थर रखकर नित्यानंद और वर्षा वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से नित्यानंद रुक जाता है और बोलता है, एक मिनट वर्षा, अगर उस चुड़ैल ने हमें अपना ढाबा बंद करने की वार्निंग दी है
तो जाहिर सी बात है उसने हमारे बगल वाले ढाबे वाले को भी ये वार्निंग दी होगी। चलो अभी जाकर पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। लेकिन नित्यानंद जी, नित्यानंद वर्षा का हाथ पकड़कर उसके साथ विनोद के ढाबे के पास जाता है। तभी वो विनोद और उसकी बीवी कजरी की बातें सुन लेता है। क्या डरावनी आवाज निकाली कल रात को तुमने कजरी, तुम तो कलाकार निकली। आखिरकार वो दोनों ढाबा बंद करके चले ही गए। कजरी का प्लान फ्लॉप हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। सच्चाई जानकर वर्षा और नित्यानंद के होश उड़ चुके थे। अच्छा, तो ये तुम दोनों की सोची समझी चाल थी। बहुत खूब। हाँ, तुम दोनों को क्या लगा हम डर जाएंगे? अब एक बात कान खोलकर सुन ले विनोद के बच्चे, अब चाहे सच की चुड़ैल भी क्यों ना आ जाए, मैं अपने हाईवे ढाबे को बंद नहीं करूंगा। तुम दोनों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, चलो जी यहाँ से, डरपोक कमजोर लोग। विनोद और कजरी की बोलती बंद पड़ जाती है और वर्षा और नित्यानंद वहां से पूरी टशन के साथ निकलते हैं और फिर से अपना हाईवे ढाबा खोलते हैं। उसके जरिए खूब सारे पैसे कमाते हैं और सुखी जीवन जीते हैं।